हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। तो हम मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, जानकारी आपके पास बहुत हो गई, बट नंबर तो आने चाहिए दोस्त। भाई हमें तो ये चाहिए ना, हम तो इसकी उम्मीद में हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आपका आना चाहिए साइंस में, और आएगा। हमें भरोसा है आप पे, बस आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप खुद पर भरोसा करोगे, आपका आ जाएगा नंबर, पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बस बात भरोसे की है। हम आप पे भरोसा कर रहे हैं और आपके साथ इसीलिए लगे हुए हैं और आपके लिए ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको वहाँ पे बताऊंगा भी कि कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, और कहाँ से दिया गया है वो पेज नंबर तक मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है, टेंशन मत लेना एकदम। ठीक है ना, हम लोग एकदम तैयारी के साथ हैं और आपके साथ लगे हुए हैं। मुझे पता है कि मैं काफ़ी देर से 10th के वीडियोस डाल रहा हूं, बट ये आपके लिए ज़रूरी था। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? यार बहुत आसान बात है। देखो, एक कंडक्टर है, ये थोड़ा सा थिक है। एक्चुअली ये बहुत थिक है, थोड़ा सा नहीं है भाई ये हो गया। और उसके कंपैरिजन में बगल में उसका छोटा भाई, लेकिन दोनों सेम सोर्स से कनेक्टेड हैं। ये भी 6 वोल्ट से मान लेते हैं, ये भी 6 वोल्ट से। कोई नहीं, सेम बोला है तो सेम ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2 और बोल रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2। अच्छा, मटेरियल दोनों का सेम है, यानी दोनों की रजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम। एम आई राइट? ओके, ये इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और दोनों का लेंथ मैं सेम ले रहा हूं। भाई बोला है सेम मटेरियल लो और वायर थिक हो और थिन हो, तो एक मोटा वायर मैंने ले लिया, एक पतला वायर ले लिया, सेम लेंथ ले लिया दोनों के लिए, रेजिस्टेंस R1 R2 मान लिया हमने, एरिया क्रॉस सेक्शन A1 A2 और ये ले लिया रो। तो जल्दी से बताओ, R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L/A होता है। इस तरीके से अगर मैं R1 के लिए लिखूँ तो R1 कितना होगा? रो L1/A1। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ सर R2 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर L2/A2 होना है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात आप नहीं बता रहे हैं, तो मैं कहूँगा सर बड़ी बात वो नहीं, ये है डिवाइड कर दो। रो से रो कैंसिल हो जाएंगे, मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो रजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो R1/R2 हमको मिल जाएगा। ये फार्मूला भी एक्चुअली एक है, ये भाई देखो पलट जाता है, L1/A1 इंटू A2/L2। ये देखो रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो हमें पता है क्या, इन दोनों की लेंथ क्या है? बराबर ली थी हमने, कैंसिल आउट कर दिया। चल भाई आजा। तो R1/R2 इज इक्वल टू हो गया A2/A1। ओके, चलो जल्दी से बताओ, A2 बड़ा है कि A1 बड़ा है? भाई न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं तो थ्योरी से तो हम समझा नहीं सकते, हमें न्यूमेरिकल उसका देना होगा कुछ न कुछ। थ्योरी भी एक लाइन में इसका बता दूंगा, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं। खूब ध्यान से देखो, ये मिला, ये हमको बता रहा है कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे। इसका मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। और उसकी रेजिस्टेंस कम है तो सेम वोल्टेज के लिए अगर V सेम है तो हमें पता है कि जो I हमारा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। अब खूब ध्यान से देखो, एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा।
यानी जिसकी रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें कम फ्लो करेगी करंट। तो हमें पता चल रहा है इस वाले केस में कि हमारा A1 कम है, नहीं ज़्यादा है A1। A1 क्या है? ज़्यादा है। ये देखो A1 थिक है, A1 ज़्यादा है। A1 ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो कम होगा। वो क्या होगा? कम। इसमें क्या है? अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें करंट क्या होगी? कम। तो इसमें लेस करंट जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी वो क्या होगी? लेस होगी। और इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी? मोर होगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली ऐसे भी बता सकते थे कि जो थिक वायर है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और वी नो दैट फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़े हैं हम, सही है ना? उसमें हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सीधा सीधा ये स्टेटमेंट हम वहाँ से उठा लेंगे और उसको हम सीधे से बता सकते हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बना करके एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक बेटर वे है, इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। भाई खूब ध्यान से बोलो, जो जो मिल रहा है, देखो तरीका यही है कि जो जो दिया गया है लिख लो। तो गिवन क्या है? लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी आर को हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। कोई बोलेगा सर कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत क्यों लिखे? ऐसा ही लिखते हैं भाई हम। while the potential difference across the two end of the component decreases half। जो इधर देखो बना देते हैं तो अच्छा रहेगा। ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस एक सप्लाई से कनेक्टेड है और इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है V और ये V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका रेजिस्टेंस R है। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आप कांस्टेंट करो। भाई अच्छा नहीं लग रहा हमको, रेजिस्टेंस आप कांस्टेंट करो। अब बोल रहा है कि while the potential difference across the two ends, इस कंपोनेंट के क्रॉस जो दो इंड हैं A और B, इन दोनों के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस V को अगर हम हाफ कर दें, क्या कर दें? इस V को V/2 कर दें, तो व्हाट विल चेंज अकर इन द, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट। बोल रहा है कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें क्या चेंज आएगा। यार सिंपल सी बात है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने आधा कर दिया, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगी? बहुत छोटी बात है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सब लोग हंस रहे होंगे, मुझे पता है कि सर ये कितना छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं, बट एनसीईआरटी है, लगाना जरूरी है। लगाने से ज़्यादा जरूरी है, हम आंसर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो जान लो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ आर इज कांस्टेंट देन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। याद है? जल्दी से बताइए ओम्स लॉ क्या होता है, जल्दी से तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। ओके, ओम्स लॉ कहता है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी अनचेंज्ड रहे, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है तो जो कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा वो उस कंडक्टर के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? V को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उस रेशियो में करंट बढ़ जाएगा, V को जिस रेशियो में घटाएंगे उसी रेशियो में करंट की वैल्यू घट जाएगी। मेरे भाई इसका मतलब ये है कि अगर आप V को V/2 कर रहे हो तो I भी हमारा I/2 हो जाना
है तो आंसर इसका है I/2। उसकी करंट भी हाफ हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आई होप आंसर आपको समझ में आया होगा, इसका आइडिया भी आपको लग गया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ मैंने इंक्लूड कर दी है, वो इसलिए क्योंकि आपको कुछ बताना था मुझे, ठीक है। पर्पस क्या था उसको समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं, पर्पस उस पर लिखते रहेंगे। वाई आर coil of electric toaster and electric irons are made of an alloy rather than pure metal? खूब ध्यान से देखो, बहुत ऐसे मेटल हैं जिनको हम बोलते हैं कि भैया ये हाईली रेजिस्टिव हैं। क्या हैं? हाईली रेजिस्टिव हैं, रेजिस्टिव मटेरियल हैं। जैसे आपका टंगस्टन हो गया, आपका निकिल हो गया। क्लियर है? ये क्या है? बहुत ही हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है। टंगस्टन का यूज हम लोग बल्ब में करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो है, तो हम इसकी जगह पे हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है, इसकी जगह पे हम लोग एलॉय क्यों यूज करते हैं? एलॉय क्या होता है भाई? दो मेटल है, दोनों मेटल को हम कंबाइन कर दिए, उनको गला करके पिघला करके एक साथ कर दिए, मिक्स कर दिए। तो एक्चुअली ये क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। मिक्सचर है किसका? मेटल का। बेसिकली ये क्या है? मिक्सचर है किसका? मेटल का। मेटल नॉन मेटल दोनों का, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली आप ये याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होना है। खूब ध्यान समझिए, मैंने इसको एकदम डिट्टो, एकदम जैसे लिखना है वो लिखना है। इसके अलावा मैंने आपको रीजन भी यहाँ पे दिया है कि इसको हम कैसे समझते हैं चीज़ों को। आइए देखिए आंसर पे आते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट्स मेटल। यानी जिन मेटल को मिला करके एलॉय बनाया गया है, उस एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। वो क्या होगी? ज्यादा होगी। उन एलॉयस की जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। सपोज जैसे ए और बी मेटल को मिला करके एक सी एलॉय बनाया गया, ये क्या है? एक एलॉय है। तो इस एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होगी ना, जो रो ऑफ सी होगा वो रो ऑफ ए और रो ऑफ बी दोनों से ज्यादा होगा। यानी ये ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? ए की रेजिस्टिविटी से। ये जो होगा वो बी की रेजिस्टिविटी से भी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसलिए इसका यूज करते हैं। एलॉय डू नॉट ऑक्साइड, बर्न नहीं होते जल्दी ये रेडली एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे बहुत जल्दी क्या होते हैं? बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं हो जाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं ऑक्सीडाइज होने में, या बिल्कुल नहीं सो करते हैं, ठीक है। तो मेटल के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइजेशन की जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? कम होगी, यानी इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, ये ज्यादा समय तक चलेंगे। क्लियर है ना? ओके। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर etc। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कंडक्टर्स जो कि मेटल हैं। आप देख लीजिए, सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। कॉपर की आप देख लीजिए 1.62 है। इसमें देख लीजिए सब कितने हैं? 10⁻⁸ के ऑर्डर में है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एलॉयस की बात करें, कंसिस्टेंट दिया है एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकिल 49 इंटू 10⁻⁶। ये ओम मीटर में होगा, ये यूनिट सभी के सभी किस में होंगी? और मैग्नीन है, मैग्नीन किसका है? कॉपर, मैग्नीज और निकिल इसका है एलॉय, ठीक है। लैब में आपको मिला भी होगा मैग्नीन, ठीक है। इसका कितना है रेजिस्टिविटी? 44 इंटू 10⁻। कहने का मतलब इनका और इनका कंपैरिजन ही कहने, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है। क्लियर? तो इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ज्यादा रेजिस्टिविटी चाहिए होता है, ज्यादा रेजिस्टिविटी मिलेगी तो हमें ज्यादा हीट मिलता है। हमें हीटर में ज़्यादा हीट चाहिए, और हमें पता है कि ज़्यादा हीट तब मिलेगी जब रजिस्टिविटी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा रजिस्टिविटी ज़्यादा रेजिस्टेंस। देखो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²,
H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगा कि नहीं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है ना, तीनों स्टेटमेंट थे, इस तीनों स्टेटमेंट में रेजिस्टेंस पे भी हीट डिपेंड करता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, तो हमने क्या किया, रेजिस्टिविटी हमने ज़्यादा लिया, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर अ करंट कंसिस्टिंग बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट 5। अच्छा, बैटरी 3 सेल है, ओके, 2 वोल्ट और एक 5 ओम का रजिस्टर है, 8 ओम का रजिस्टर है एंड 12 ओम का रजिस्टर है एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यानी 3 रजिस्टर दिए हैं, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, इनको सीरीज में कनेक्टेड करना है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, याद रखना, इंड टू इंड कनेक्ट करना है। कैसे? इंड टू इंड। तो हमने एक लिया 5 ओम का, ये क्या है 5 ओम का, इसका एक इंड, ये दूसरा इंड, इसके एक इंड से हमने दूसरे वाले को कनेक्ट कर दिया 8 को, फिर इसके एक इंड से हमने किसको कनेक्ट कर दिया, तीसरे वाले को कनेक्ट कर दिया 12 ओम कर दिया। अब भाई इसी को ला करके हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें बोला है 2 ओम के 3 सेल लेने हैं, आपको खूब ध्यान से समझना। अब सेल लेने हैं 2 ओम के, तो मैंने 1 सेल लिया, 2 सेल लिया, 3 सेल लिया और ये बैटरी, सॉरी ये की है आपकी, ये की, और ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है। इन तीनों को ऐसे डॉटेड करेंगे आप और इसको ऐसे बना देंगे। ये कहने का मतलब क्या है, तीनों को इस तरीके से कंबाइंड किया गया है और इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बोलेंगे बैटरी, जिसको आप बोल सकते हैं कि 6 वोल्ट की एक बैटरी है। ओके, तो ये है उसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम जो कि आपको बनाना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। ओके, चलिए अगला, रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर क्वेश्चन 1। इसी क्वेश्चन के लिए हमने फिर से ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, इसमें इस 12 ओम के अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, V पूछ रहा है, और कितना करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, दोनों बातें पूछ रही है। ठीक है ना, खूब ध्यान से समझ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन यही बोला, मैं पढ़ दे रहा हूं। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड द वोल्टमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर पता करेगा कि कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही है इस सर्किट में। तो आइए एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले करंट की बात करते हैं। करंट कितना होता है भाई, V इक्वल टू आई आर पढ़ा है ना आपने, V इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा आपका V अपॉन में R। चलो जल्दी से बता दो किसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा कि नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर इसका देखेंगे तो दैट विल बी 5 प्लस 8 प्लस 12, ये आ गया आपका 12 8 20, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 ओम इसका निकल गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और ये कितना है रेजिस्टेंस टोटल पूरे सर्किट का, वो है 25 ओम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 6 अपॉन में 25 को अगर आप सॉल्व करें, पॉइंट बढ़ाएंगे 60 होगा, 2 बार ले जाएंगे 50 को, बढ़िया से डिवाइड आप लोग करिएगा, 50 फिर 4, ये आ जाएगा 0.24 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। एम्पियर मीडिंग की कितनी, इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 0.24 की रीडिंग आएगी। चलो अब जल्दी से बता दो एक चीज़ और। हाँ देखो, करंट ये आई गया, यही करंट आई यहाँ भी जाएगा, यही करंट आई यहाँ भी जाएगा, यही करंट आई यहाँ भी जाएगा, यही करंट ऐसे आई आएगा इस तरीके से। तो आई यहाँ पे पहुँचा, और इस आई की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 0.24 एम्पियर। अब ये V कितना होगा, आपको ध्यान से समझो, एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, ये रेजिस्टेंस है R, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसके क्रॉस जो V होगा उसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं, ये I और R का प्रोडक्ट कर दो।
आई और आर का प्रोडक्ट कर दो तो इस रजिस्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाता है। तो यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है, तो इस V की जो वैल्यू होगी नो डाउट इस I और इस R का प्रोडक्ट होगा, नो डाउट होना चाहिए बिल्कुल। तो इस I और R का प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो इस I और R का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो यहीं पे निकाल दे रहा हूं मैं। I की वैल्यू कितना है 0.24 और इंटू 12। आई थिंक आपको मल्टीप्लाई करना आता है, जितना मल्टीप्लाई किए उतना वोल्ट, जितना मल्टीप्लाई आएगा, एक सेकेंड मैंने रटा नहीं है आपको, 0.24 इंटू 12 जो आएगा उतना वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और बने रहिए प्रयाग स्टडी के साथ। थैंक यू वेरी मच।